नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके बारे में जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगाल रहे हैं। हाँ, मतलब इस पर एक हिंदी समीक्षा है, सारांश है और एक वीडियो का भी जिक्र है। बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये किताब जो मतलब इतने सालों से इतनी पॉपुलर है, आखिर क्यों इतनी प्रभावशाली मानी जाती है। इसके जो क्या कहते हैं कोर प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। पहली बात जो सामने आती है वो तो यही है कि भाई सफलता की शुरुआत आपकी सोच, आपके विश्वास, आपके माइंडसेट से होती है। हाँ, ये लाइन तो बहुत सुनी है। जो दिमाग सोच सकता है और यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। हाँ, पर ये सिर्फ ऊपरी तौर पर पॉजिटिव सोचने वाली बात है या कुछ और गहरा है इसमें? स्रोत क्या कहते हैं? नहीं, ये सिर्फ अच्छा सोचो टाइप की बात नहीं है। दिलचस्प बात ये है कि जो स्रोत हैं, खासकर वो हिंदी वीडियो जिसका जिक्र है, वो इस पे जोर देते हैं कि ये एक गहरे विश्वास और एक मजबूत इरादे की बात है। अच्छा। मतलब ऐसा इरादा जो सिर्फ सोचने तक ना रहे बल्कि एक्शन में बदले, वो कर्म वाला पुल जरूरी है। शायद यही असली सार है। बिल्कुल, एक्शन तो चाहिए ही। और स्रोत का जो सारांश है वो इसी एक्शन के रास्ते को कुछ खास सिद्धांतों से दिखाता है। जैसे सबसे पहले है उद्देश्यपूर्ण इच्छा, मतलब डिजायर। ये सिर्फ ऐसी कोई चाहत नहीं बल्कि एक तीव्र, एक जलती हुई इच्छा। स्रोत इसे पहला कदम मानते हैं। क्या यही नींव है बाकी सबकी? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। स्रोत इसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। यही इच्छा आगे के सिद्धांतों को एनर्जी देती है। जैसे अगला सिद्धांत है विश्वास यानी फेथ। ओके। जब इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है तो कहीं ना कहीं ये विश्वास भी पनपने लगता है कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं, एक ठोस यकीन है, एक नजरिया कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। स्रोत कहते हैं ये अंदर से आता है, बाहर के हालात से नहीं। और इस अंदरूनी यकीन को मजबूत करने के लिए ही शायद वो आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन वाली बात आती है। हाँ, बिल्कुल। मैंने अपने आप को बार बार पॉजिटिव बातें कहना, अपने लक्ष्य याद दिलाना, ये सिर्फ अफर्मेशन जैसा है या कुछ और? ये सिर्फ दोहराना नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की टेक्निक है। मतलब अपनी इच्छा और विश्वास को आप इमोशंस के साथ जोड़कर मन में बैठाते हैं। अच्छा। ताकि वो आपकी सोच का, आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए। ये एक तरह से अपनी मेंटल वायरिंग को बदलना है। इच्छा और विश्वास को मजबूती देने वाला टूल है ये। दिलचस्प। इच्छा, फिर विश्वास और फिर उसे मन में बैठाना। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ सोचना काफी नहीं, एक्शन। तो यहां योजना मतलब प्लानिंग और गोल सेटिंग का रोल आता है ना? एग्जैक्टली। स्रोत साफ कहते हैं कि बिना ठोस योजना के इच्छा और विश्वास बस हवा में महल बनाने जैसे हैं। सही बात है। जोर इस बात पर है कि आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हों, लिखे हुए हों और उन तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स की एक रूपरेखा हो। सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे। योजना बनाना और फिर उस पर टिके रहना, काम करना, यही विचारों को हकीकत बनाता है। और इस काम में अकेले चलना शायद मुश्किल होता होगा। यहीं पर वो सहयोग समूह, मास्टरमाइंड ग्रुप वाला आइडिया आता है जिसका जिक्र है। जी, मतलब ऐसे लोग जिनका लक्ष्य और सोच आपसे मिलती हो, उनका ग्रुप बनाना जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, आइडियाज शेयर करें। ये कैसे काम करता है? स्रोत कुछ बताते हैं? स्रोत इसे एक तरह की सिनर्जी के रूप में देखते हैं। मतलब जब कई दिमाग एक लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं तो उनकी कलेक्टिव पावर अलग अलग काम करने वालों की टोटल पावर से कहीं ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, इसमें चुनौतियां भी हैं। सही लोग ढूंढना, भरोसा बनाना, रेगुलर मिलना। लेकिन स्रोत कहते हैं कि एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप सफलता की राह आसान कर सकता है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं बल्कि एक तरह का कलेक्टिव ब्रेन बनाना है। कलेक्टिव ब्रेन, ये तो वाकई दमदार विचार है। तो इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, योजना, सहयोग और फिर आता है वो मुश्किल हिस्सा जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती। यहीं पर लगातार प्रयास यानी परसिस्टेंस का सिद्धांत आता है। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी है। हार न मानना, लगे रहना। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत इसे सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक मानते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहली या दूसरी मुश्किल आते ही हिम्मत हार जाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना, फेलियर को टेम्पररी मानना, उनसे सीखना और तब तक कोशिश करते रहना जब तक लक्ष्य मिल ना जाए। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि दृढ़ता अकेले काम नहीं करती। ये आपकी तीव्र इच्छा, आपके अटूट विश्वास और आपकी स्पष्ट योजना का नतीजा है। ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सही कहा।
इच्छा कमजोर होगी तो आप जल्दी हार मान लेंगे, विश्वास नहीं होगा तो पहली मुश्किल पर ही रास्ता बदल लेंगे। ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम जैसा बनाते हैं। ये वाकई एक पूरा फ्रेमवर्क लगता है, सिर्फ कुछ अलग अलग टिप्स नहीं, और लगता है इसने लोगों पर असर भी डाला है। रेडिट के कुछ अनुभव हैं हमारे पास। हाँ, वो मैंने भी देखे। एक यूजर ने लिखा कि ये किताब उनके लिए एक किक इन दी एस जैसी थी, जिसने उन्हें सक्सेस की तरफ धकेला, और उन्होंने वही मशहूर लाइन कोट की, व्हाट द ब्रेन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब किताब ने उन्हें सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि एक्शन लेने पर मजबूर किया। लगता तो यही है। और एक और यूजर का अनुभव थोड़ा अलग पर उतना ही पॉजिटिव है। उन्होंने बताया कि एक उद्देश्य रखना, खुद से पॉजिटिव बातें करना, विजुअलाइजेशन करना, ये सब उनके लिए बहुत काम आया। अच्छा। और उन्होंने खास तौर पर मेंशन किया कि ये उनके शुरुआती 20s में बहुत प्रभावशाली थी, शायद उस उम्र में जब लोग दिशा ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, ये हो सकता है। उस स्टेज पर शायद ऐसे से ध्यान ज्यादा असर करते हैं। ये अनुभव दिखाते हैं कि किताब का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी होता है। लोगों को एक दिशा, एक मोटिवेशन, शायद कॉन्फिडेंस मिलता है। और यहीं एक सवाल उठता है, क्या इन सिद्धांतों की असली ताकत इनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में है? क्या ये तकनीकें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये लोगों के अंदर की उस सोई हुई ताकत को जगा देती हैं जो उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करती है? ये सोचने वाली बात है कि असली बदलाव शायद अंदर से आता है, सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया से। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब जरा भारत में इसकी पहुंच पर बात करें। सुधीर दीक्षित का हिंदी अनुवाद 2017 उपलब्ध है और उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। लोगों ने बेहतरीन अनुवाद, जीवन बदल देने वाला कहा है। ये अच्छी बात है कि ये हिंदी में उपलब्ध है। हाँ, दिखाता है कि आइडियाज भाषा की सीमा पार कर रहे हैं। हालांकि एक प्रैक्टिकल मुद्दा भी है। कुछ लोगों ने प्रिंट या पन्नों की क्वालिटी पर चिंता जताई है, जैसे पन्ने पीले हैं या प्रिंट उतना साफ नहीं। अच्छा, ये दिक्कतें तो आती हैं कई बार अनुवादों में। पर दिलचस्प ये है कि इन कमियों के बावजूद ज्यादातर पाठक कंटेंट को बहुत वैल्यूएबल मानते हैं। मतलब ज्ञान की अहमियत इन चीजों से ऊपर है उनके लिए। हाँ, ये आम बात है। एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच का महत्व बहुत ज्यादा है। किसी प्रभावशाली किताब का हिंदी जैसी भाषा में आना एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण है। ये करोड़ों लोगों तक आइडियाज पहुंचाता है। सही कहा। क्वालिटी जरूरी है, पर कई बार लोग कंटेंट के लिए थोड़ी कमी नजरअंदाज कर देते हैं। विचारों का फैलना ही अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अब अहम सवाल पर आते हैं, क्या ये किताब वाकई पढ़ने लायक है? स्रोत का निष्कर्ष क्या है? स्रोत का निष्कर्ष काफी सीधा है। वो कहते हैं कि अगर कोई अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है और सफलता के लिए एक प्लान्ड अप्रोच चाहता है, तो ये किताब एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। खासकर शुरुआती माइंडसेट शिफ्ट के लिए इसे बहुत अच्छा बताया गया है। शायद उनके लिए जो अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं या जिन्हें एक नई दिशा चाहिए। लेकिन एक चेतावनी भी है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। हाँ, और वो सबसे जरूरी बात है, सिर्फ किताब पढ़ लेना कोई जादू की छड़ी नहीं है। सही है। ये सिद्धांत सुनने में अच्छे लगते हैं, पर इनका असर तभी होता है जब इन्हें लगातार डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस किया जाए। ज्ञान पाना पहला कदम है, पर उसे लागू करना, अमल में लाना, वही असली चुनौती है और वही सफलता की कुंजी। किताब आपको नक्शा दे सकती है, रास्ता दिखा सकती है, पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। सिद्धांतों को जीना पड़ता है, सिर्फ जानना नहीं। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में हमारे स्रोतों के हिसाब से थिंक एंड ग्रो रिच माइंडसेट की ताकत स्पष्ट लक्ष्य, प्लानिंग, सहयोग और दृढ़ता पे जोर देती है। रेडिट के अनुभव बताते हैं कि इसका गहरा असर हो सकता है, खासकर मोटिवेशन देने में, और हिंदी अनुवाद ने इसे भारत में काफी लोगों तक पहुंचाया है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें सफलता के लिए कई चीजें बताते हैं, मजबूत माइंडसेट बनाना, सटीक प्लान बनाना और दृढ़ता यानी टिके रहना। हाँ, तीनों ही जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी को अपनी सफलता की यात्रा शुरू करनी है या उसे तेज करना है, तो इन तीनों में से किस पर सबसे पहले फोकस करना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? क्या पहले सोच और विश्वास को मजबूत बनाना जरूरी है, या फिर एक डिटेल्ड प्लान बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर मुश्किलों में टिके रहने का हौसला, वो दृढ़ता पहले डेवलप करनी चाहिए? हर किसी की अपनी स्थिति में इन तीनों में से कौन सा पहलू सबसे पहले ध्यान देने लायक लगता है?